पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से भारत गुस्से में है। पहलगाम हमले के बाद गुनाहगारों पर एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान की टेंशन को और बढ़ा दिया है। भारत अपनी डिफेंस पावर बढ़ाने में जुटा हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच आज सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है। भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने जा रहा है और इस डील को लेकर करार पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। ये डील करीब 63,000 करोड़ की होगी। ये 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना के लिए होंगे। कुछ वक्त पहले ही रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस डील को मंजूरी भी दी थी। इसके तहत फ्रांस भारत को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल देगा। बता दें कि सभी राफेल एम लड़ाकू विमान INS विक्रांत से ऑपरेट होंगे। अभी INS विक्रांत पर MiG-29 तैनात है। राफेल मरीन प्लेन MiG-29 की जगह लेंगे। आज राफेल मरीन विमानों के बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट और पर्सनल ट्रेनिंग और साथ ही स्वदेशी निर्माण को लेकर भी समझौता हुआ। भारत की इस डील से पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने INS विक्रांत को अरब सागर में उतार दिया है। ये फ्रांस के साथ भारत का राफेल को लेकर दूसरा बड़ा करार है। अभी तक फ्रांस भारत को 36 राफेल फाइटर जेट प्लेन दे चुका है, जो भारत की सरहदों पर अपनी गर्जना से दुश्मनों में कपकपी पैदा कर रहे हैं। 36 राफेल फाइटर प्लेन एयरफोर्स में तैनात हैं और इसके लिए अंबाला और हाशिमारा में एयरफोर्स 2 स्क्वाड्रन बना चुका है। अब नए राफेल सौदे की डील हो रही है। इसके तहत मिलने वाले सभी 26 राफेल प्लेन इंडियन नेवी को मिलेंगे। इनकी तैनाती INS विक्रांत पर होगी, जो INS विक्रमादित्य के बाद भारत का दूसरा विमान वाहक पोत है। राफेल M की ताकत की अब बात की जाए तो राफेल मरीन में 5 ऐसे हथियार हैं जो दुश्मनों को बेदम कर देंगे। इसमें एंटीशिप मिसाइल ही नहीं, बल्कि जमीन और आसमान में निशाना भेदने वाली मिसाइलों से भी ये लैस है। इसकी लंबाई 15.27 मीटर है, जबकि चौड़ाई 10.80 मीटर। इसकी ऊंचाई 5.34 मीटर है, जबकि वजन 10,600 किलो है। इसकी रफ्तार 1,912 किलोमीटर प्रति आवर है। रेंज इसकी 3700 किलोमीटर है। फ्लाई हाइट 50,000 फीट है। INS विक्रांत से स्की जंप करने में सक्षम, कम जगह पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने में सक्षम, न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम भी होगा और बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग की इसमें सुविधा भी है। राफेल मरीन में फोल्डेबल विंग्स दिए गए हैं, जो कि वायुसेना के राफेल में नहीं है। राफेल मरीन वायुसेना के राफेल से थोड़ा भारी है, क्योंकि इसमें कई मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं। देखिए, राफेल M भारत को बहुत ही क्लियरली मदद करेगा पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी अब समुद्री शक्ति बढ़ जाएगी। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पे ये एडवांस्ड राफेल होंगे। ये राफेल हमारे जो मिक्स थे उससे आप मानिए दुगना पावरफुल है। रेंज, पावर, वेपन्स ले जाना। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, कोई एविएशन एरोस्पेस नहीं है, तो भारतीय नेवी अब समुद्र से पाकिस्तान को ब्लॉकेड कर सकती है राफेल द्वारा, और पाकिस्तान के पास कोई काउंटर नहीं है उसका। दूसरा, उधर चाइना की तरफ, यस, चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उनमें उनके अपने एयरक्राफ्ट हैं J-15, परंतु वो जो एयरक्राफ्ट है वो भारी है, वो लंबा नहीं उड़ सकता इतना। राफेल करीब 10 टन का है और चाइना का जो एयरक्राफ्ट है मैरीटाइम, वो करीब 15 टन का है। तो राफेल तेजी से और दूर से इसका रडार पकड़ सकता है। तो चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेबिलिटी है उसके निस्बत हमारे राफेल की ज्यादा है। तो जब तक उनका वो J-15 उड़ेगा या जैसे उड़ रहा होगा, हमारा राफेल दूर से उसको भांप कर उसको उड़ा देगा। तो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है हमारे पास। ये बहुत बड़ी बात है। वहीं भारत पाकिस्तान से बदले के लिए बड़े एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत NSA अजीत डोभाल भी शामिल हुए थे। ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली। माना यह जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जल्द कोई बड़ा और कड़ा कदम उठा सकता है। देखिए, भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसकी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। और पाकिस्तान ने पहलगाम के आतंकी हमले को करके एक रेड लाइन क्रॉस की है
और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जो इसकी कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी होगी और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। भारत ने अगले ही दिन एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कंडक्ट की और जिसके की माध्यम से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर पे जो गतिविधियां थी उसको रोक दिया गया है और अन्य जो डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैचे और पाकिस्तानी नेशनल्स को देश से बाहर करने का आदेश जारी किया गया और ये एक जाहिर है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई। लेकिन इस कार्रवाई को जो भारत ने किया है अभी इसकी शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में बड़े मिलिट्री एक्शन की जो तैयारी है वो ये भारत कर रहा है। भारत के सुरक्षा तंत्र के द्वारा बड़े स्ट्रेटजीज को बनाने की प्रक्रिया जारी है और जिसको कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग भारत इसे रिस्पॉन्ड करेगा अपने सही समय और सही स्थल पर। भारत के द्वारा ये जो मिलिट्री एक्शन होगा वो निसंदेह किया जाएगा। पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए कृत्यों की जो कीमत है वो चुकानी होगी। पाकिस्तान जो कि स्वयं आतंकवाद की आग में जल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, आतंकी बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े कर रखे थे ये पाकिस्तान को स्वयं जला रहे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान आज भारत को इसी आतंकवाद की वजह से टारगेट करने की साजिशें रच रहा है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि पाकिस्तान का जो आने वाला जो भविष्य है, जो भी वहां कुछ बचा खुचा है, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है और पाकिस्तान जाहिर है कि अपने आतंक के जो कृत्य है उसकी और भी बड़ी और गहरी सजा भुगतेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। किस तरीके का एक्शन होगा, जैसे सिर्फ इकोनॉमिकली एक्शन होगा या भारत किस तरीके का एक्शन और भी कर सकता है और क्या हो सकता है इसमें? देखिए, भारत के द्वारा जो एक डिप्लोमेटिक एक्शन है वो शुरू किया जा चुका है और जैसा कि मैंने कहा कि सिंधु जल समझौता के स्थगन किया जाना एक डिप्लोमेटिक एक्शन भी है और ये एक इकोनॉमिक एक्शन भी है और इसके माध्यम से जो भारत जो कि एक अपर राइपेरियन स्टेट है वो जब नदियों के पानी को अपने इच्छा के अनुसार उसे या तो रोकेगा या उसे छोड़ देगा तो उससे पाकिस्तान की पूरे स्थितियों पर बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ेगा। पाकिस्तान में पानी को रोकने से वहां पे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है और पाकिस्तान के में ज्यादा पानी छोड़ने से वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अभी तक भारत पाकिस्तान के साथ जो इस इंडस रिवर सिस्टम के नदियों का जो डेटा था वो शेयर किया करता था, लेकिन जब भारत के द्वारा ये जो रिवर के डेटा को शेयर नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान इन नदियों के पानी की स्थिति का अनुमान नहीं लगा पाएगा और भारत जाहिर है कि इसके माध्यम से पाकिस्तान को बड़ी क्षति पहुंचा सकता है और इसकी प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी का जो जल स्तर है वो अचानक बढ़ा है और जाहिर है कि भारत के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर पाकिस्तान को इन सारी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में एक सूखे की भी स्थिति पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। तो ये आर्थिक एक्शन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में जो हमला किया गया वो एक TRF नामक आतंकी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली, जो कि लश्कर ए तोयबा का ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। जाहिर है कि भारत पाकिस्तान की साजिश को भी एक्सपोज करेगा और इसकी वजह से इस बात की भी संभावना हो सकती है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फिर से चला जाए और भारत की तो ये कोशिश होगी, भारत इस बात का पूरा प्रयास करेगा कि पाकिस्तान न सिर्फ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जाए बल्कि वो ब्लैक लिस्टेड भी हो जाए ताकि पाकिस्तान को कोई कर्ज इत्यादि भी कोई राष्ट्र विश्व का न दे सके। तो पाकिस्तान के ऊपर जो डिप्लोमेटिक और आर्थिक जो कदम है वो पहले से ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो कदम है जाहिर है कि ये काफी नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा और उसके आतंक के आकाओं के द्वारा, पाकिस्तान की जो आतंक परस्त सेना और वहां की खुफिया एजेंसी के द्वारा जो ये साजिश रची गई है, जाहिर है कि उन मास्टर माइंड्स को भी इस हमले की जो कॉस्ट है वो पता चलनी चाहिए। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन TRF ने ली है।